अज्ञेय पर बात करना नएपन पर बात करना है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अज्ञेय पर यदि आप कोई भी काम करने जा रहे हैं तो यह मान कर चलिए कि आप एक नया काम करने जा रहे हैं। अज्ञेय नएपन के पक्षधर थे। उन्होंने जो भी किया नए के आग्रह के साथ किया। अज्ञेय को पढ़ना नए के पक्ष में होना है। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय था। बड़ा लंबा नाम है। उनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था और 1987 ईस्वी में उनका देहावसान हुआ। इस अवधि में उन्होंने बड़ी मात्रा में साहित्य सृजन किया। कम लोग होंगे जिन्होंने इतना लिखा होगा और इतना श्रेष्ठ लिखा होगा। 16 कविता संग्रह, 8 कहानी संग्रह, 3 उपन्यास, 1 गीत नाट्य, कईयों निबंध, कईयों यात्रा वृतांत, अपार लेखन। और हिंदी में वे शायद सर्वाधिक पुरस्कृत और सम्मानित लेखक थे। देश विदेश के कई पुरस्कार उनको मिले, ज्ञानपीठ भी मिला अपने वहाँ का। अपने समय में उनका बड़ा प्रभामंडल था और वे इस योग्य थे भी कि उनका एक प्रभामंडल बनना चाहिए था। अज्ञेय का विधिवत, जिसको कहते हैं कविता के क्षेत्र में प्रवेश, जिससे याद किया जाता है बार बार उन्हें, वो 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक है, जिसे प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। उसके पुरस्कर्ता के रूप में याद किए जाते हैं अज्ञेय, उसके भी नई कविता के भी, यानी कि दोनों का आरंभ अज्ञेय ने किया। याद रखना चाहिए कि उन्होंने शेखर एक जीवनी जैसा कालजयी उपन्यास लिखा है। आप हिंदी के यदि 5 उपन्यास गिन रहे हों तो शेखर एक जीवनी की उपेक्षा नहीं कर सकते। यानी कि एक साथ बड़े गद्य लेखक, कथाकार के रूप में भी अज्ञेय ने अपनी जगह बनाई और कवि के रूप में भी। कविता के क्षेत्र में तो उन्होंने नवोन्मेष ही किया। याद रखिए कि छायावाद बीत चुका था, प्रगतिवाद चल रहा था। रामधारी सिंह दिनकर और कई कवि जो छायावाद की जो विशेषताएं थीं उनसे लगभग विद्रोह करते हुए सीधे जनता से बात कर रहे थे, जनोन्मुख कविताएं लिख रहे थे। तब प्रयोगवाद आया और ये माना गया कि प्रयोगवाद के जो कवि हैं वो अंतर्मुखी हैं, आत्मा की बात करते हैं। ये एक हद तक सच भी है, लेकिन मुक्तिबोध इसी प्रयोगवाद, इसी तार सप्तक से बाहर आए थे, जिन्हें प्रगतिशील कविता का एक बड़ा स्तंभ माना जाता है। यानी मुक्तिबोध के बिना आप जनपक्षधर कविता पर बात नहीं कर सकते हैं। तो जब भी आप यह तय करें कि तार सप्तक के कवियों का मूल चरित्र क्या था, तो आप उसे सामान्यीकृत नहीं कर सकते। उसमें अज्ञेय हैं तो नेमीचंद जैन हैं, भारत भूषण अग्रवाल हैं, तो उसमें मुक्तिबोध भी हैं। और सारे कवियों की विशेषताएं अलग अलग हैं। अज्ञेय की विशेषता अलग है तो भारत भूषण अग्रवाल की विशेषता अलग है, मुक्तिबोध की अलग है। यानी कि अज्ञेय को इस बात के लिए याद किया जाना चाहिए कि उन्होंने किसी पूर्वग्रह के तहत तार सप्तक का संपादन नहीं किया था, बल्कि कई तरह से, कई रास्ते पर चलने वाले जो उनके समय के बड़ी संभावनाओं वाले कवि थे, बड़ी क्षमताओं वाले कवि थे, उन्हें उन्होंने तार सप्तक में शामिल किया था। बाद में नई कविता के साथ भी यही हुआ। दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक लेकर के आए अज्ञेय और नई कविता का आरंभ माना गया। यहाँ भी नवोन्मेष ही उनका आग्रह था। उन्हें लगा कि प्रयोगवाद के समय हमने प्रयोग का जो नारा दिया था, अब वो कुछ मध्यम सा पड़ गया है, उसकी चमक थोड़ी धुंधली पड़ गई है। फिर वो नई कविता के समय में आए। नई कविता की कई विशेषताएं हैं, कई तरह की बात होती है। मोहभंग की भी बात की जाती है जो नई कहानी के संदर्भ में की जाती है। जो औद्योगिक विकास हुआ था, उससे जो अकेलापन आया था, उसकी भी बात की जाती है नई कविता के संदर्भ में। लेकिन याद रखिए कि नई कविता में जीवन के प्रति गहरी आसक्ति का भावबोध भी दिखाई देता है। अज्ञेय की एक कविता है
जो आत्ममुग्ध कवि नहीं लिख सकता है कि दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखें। ऐसी कविता कोई आत्ममुग्ध कवि नहीं लिख सकता। अज्ञे के वहाँ ऐसी तमाम कविताएं आपको मिल जाएंगी जिसमें आपको अज्ञे का यह रूप दिखाई देगा, जहां वो बहिर्मुखी हैं, बाहर की बात करते हैं, आत्मा और बाहर की निरंतर आवाजाही है। अज्ञे की कविताओं के बारे में आप यह कह के भी नहीं निकल सकते कि वहां चमत्कार है, क्योंकि सहजता भी बहुत है। अज्ञे के वहां संभव है कि कुछ कविताओं में चमत्कार दिखाई दे, लेकिन अधिकांश कविताओं में सहजता भी है। लगातार प्रयोग तो जीवन भर करते रहे, वो प्रयोगवाद के अर्थ में नहीं, रचनात्मकता के अर्थ में प्रयोग करते रहे। यानी कि जब लगा कि अब ये बात कह ली तो अगली बार कुछ नया कहने की जद्दोजहद दिखाई देती है। अज्ञे की कविताओं में भी, उनकी कहानियों में भी, उनके गद्य में भी यायावर थे, घूमते रहे। संपादन किया अज्ञे ने ढेर सारा, कई पत्रिकाओं का संपादन किया, और दूसरा और तीसरा सप्तक के माध्यम से उन्होंने रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, धर्मवीर भारती जैसे कवियों को आगे किया। आज आप याद करें तो जितने नाम मैंने अभी अभी लिए, रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनके बिना आप हिंदी कविता पर कोई बातचीत कैसे कर सकते हैं? इन सब की प्रतिभा को प्राथमिक रूप से अज्ञे ने पहचाना था। यानी कि एक तरफ वो रचना कर रहे थे तो दूसरी तरफ भी यह भी एक रचना ही थी जब आप प्रतिभाओं की पहचान कर रहे थे। लगातार बाद में उन्होंने चौथा सप्तक भी निकाला जिसकी चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन तार सप्तक, दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक तो ऐतिहासिक महत्व के दस्तावेज हैं, और आज भी हिंदी में कविता की जो किताबें बिकती हैं उनमें सर्वाधिक बिकने वाली किताबें यही हैं, यानी कि ये जो 3 सप्तक हैं। तो अज्ञे के बारे में जब भी कोई धारणा बनाएं तो यह याद रखें कि वे सिर्फ प्रयोगवादी कवि नहीं हैं, वे सिर्फ नई कविता की रुझान के कवि नहीं हैं। उन्होंने लगातार अपना विस्तार किया। जीवन की संश्लिष्टता अज्ञे की कविताओं में है। वो सामान्य अर्थों में न तो सहज कवि हैं और न ही जटिल कवि हैं, यानी जीवन की जटिलता भी है तो उसके कई स्तर हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो चीज समझ में नहीं आई उसको जटिल कह के किनारे कर दिया। कई तरह से असाध्य वीणा जैसी उनकी जो प्रसिद्ध कविता है, यदि आप उसको देखें तो भी आपको ये चीज दिखाई देगी। अज्ञे के बारे में जो मैं कह रहा हूं कि जीवनोन्मुख होने की बात है, यानी कि तार सप्तक 1943 में आया। 1947 में जब बंटवारा हुआ तो अज्ञे शरणार्थी सीरीज की कविताएं लिख रहे थे, शरणार्थी श्रृंखला की कविताएं लिखी उन्होंने। आत्ममुग्ध कवि जो सिर्फ अपने बारे में सोचता हो वो ऐसी कविताएं नहीं लिख सकता। याद रखिए कि इसी विषय पर उन्होंने एक बेहद महत्वपूर्ण कहानी भी लिखी है अज्ञे ने, बंटवारे के प्रसंग को लेकर के। ये तमाम चीजें, यानी कि बंटवारे का जो प्रभाव हुआ हिंदी कविता में अगर आप ढूंढने जाएंगे तो अज्ञे ही सबसे पहले दिखाई देते हैं जिन्होंने उसकी नोटिस ली, उसकी पीड़ा को समझने की कोशिश की। ये सारी चीजें जो हैं वो दिखाई देती हैं। शरणार्थी सीरीज की जो 11वीं कविता है, हमने भी सोचा था अच्छी चीज है स्वराज, हमने भी सोचा था कि हमारा सिर ऊंचा होगा ऐक्य में। जानते हैं पर आज अपने ही बल के, अपने ही छल के, अपने ही कौशल के, अपनी सभ्यता के सारे संचित प्रपंच के सहारे जीना है। हमें तो बन सीने का सांप उस समाज के जो हमारा एकमात्र शत्रु है, क्योंकि हम आज हो के मोहताज उसके भिखारी शरणार्थी। इस पीड़ा को समझा उन्होंने। जो लोग इस ओर से उस ओर जा रहे थे, उस पार से इस पार आ रहे थे, उनकी पीड़ा को और एक ही देश के विभाजन को अज्ञे ने सबसे पहले नोटिस किया और उसे साहित्य में अभिव्यक्त किया। ऐसे कवि को आप सिर्फ प्रयोगधर्मी कवि या सिर्फ चमत्कार का कवि नहीं कह सकते। जिसने रोज जैसी कहानी लिखी हो, जिसने इसी विषय पर कहानी लिखी हो, जिसने शेखर एक जीवनी जैसा उपन्यास लिखा, उसे आप सिर्फ चमत्कार के खाते में नहीं डाल सकते। अस्तित्ववाद का प्रभाव था अज्ञे पर। सात्र बड़े दार्शनिक के रूप में उभरे थे, कामू बड़े
उपन्यासकार, कथाकार के रूप में उभर चुके थे। साथ जो अस्तित्ववाद का पूरा दर्शन था उस समय पूरी दुनिया में वो छाया हुआ था, अज्ञे भी उसके प्रभाव में थे। और उनका जो अपने अपने अजनबी नाम का उपन्यास है, दुबला पतला सा, और नदी के द्वीप पर भी उसकी छाया देखी जाती है। कुछ कविताओं पर भी नदी के द्वीप नाम की उनकी कविता भी है, जो बहुउद्धृत कविता है। और प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताओं को बताने के लिए, अज्ञे की विशेषताओं को बताने के लिए लोग उसका जिक्र बार बार करते हैं। लेकिन मुझे बराबर लगता है कि व्यक्तित्व की खोज इस कविता में है, स्व की खोज है, लेकिन इस कविता में प्रचंड आशावाद भी है, यानी कि एक अलग निर्मित की आकांक्षा भी है। तो नदी के द्वीप नाम का उपन्यास भी है, कविता भी है, दोनों को शायद इस नाते भी इस कविता का बार बार जिक्र होता हो। ये अज्ञे को हिंदी में बेहद स्वीकृति मिली और कठोर आलोचना का भी शिकार होना पड़ा। यानी कि एक साहित्यिक आलोचना में एक पूरी धारा ऐसी रही जिसने अज्ञे को अस्वीकार किया, और एक पूरी धारा ऐसी थी जिसने अज्ञे को स्वीकार किया। लेकिन जिन्होंने अस्वीकार किया वे भी इस बात को तो नज़रअंदाज नहीं कर सके कि अज्ञे के बिना हिंदी साहित्य पर कोई बातचीत कभी संभव हो पाएगी। अज्ञे इस तरह हिंदी साहित्य में स्थित हैं कि आप उनको किनारे नहीं कर सकते। जैसे प्रेमचंद को किनारे नहीं कर सकते आप, उसी तरह अज्ञे को किनारे नहीं कर सकते आप। बड़ी मेधा, कम होता है, इतनी साहित्यकार बहुत सारे आते हैं, अपनी प्रतिभा भी दिखा के जाते हैं, लेकिन अज्ञे के पास जो मेधा थी वैसी मेधा के साथ कम साहित्यकार अपनी अपनी भाषाओं में आते हैं, हिंदी में तो बहुत कम आए। तो ये बराबर याद रखना चाहिए कि और अज्ञे की कविताओं के जो तमाम पक्ष हैं, मतलब प्रयोगवाद से उनका जो रिश्ता है वो तो है ही, नई कविता से जो उनका रिश्ता है वो तो है ही, उनकी कविता का जो वस्तु पक्ष है अज्ञे की, उस पर विचार कीजिए, कई तरह के विषय मिलेंगे। यानी कि हिरोशिमा पर जब बम गिराया गया तो हिंदी में अकेली कविता है, सबसे महत्वपूर्ण कविता हिरोशिमा नाम की, जो अज्ञे ने लिखी। इसको कैसे कोई भूल सकता है कि मतलब जो मनुष्यता के खिलाफ एक कदम उठाया गया था युद्ध के दिनों में, आज भी जापान के लोग हिरोशिमा पर गिराए गए, नागासाकी पर गिराए गए उस बम की जो भयावहता थी उससे उबर नहीं पाए हैं। हिंदी में अज्ञे ने उसकी नोटिस ली, उसे अभिव्यक्त किया और बहुत मार्मिक ढंग से अपने पाठकों के समक्ष रखा। यानी कि जो कवि जीवन से जुड़ाव न रखता हो, समाज से जुड़ाव न रखता हो, आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो कवि इस तरह की कविता लिख पाएगा। अज्ञे के बारे में कुछ लोग कहते हैं, अज्ञे एक और मध्यवर्गीय व्यक्ति मन की गुंठा को, निराशा को, औद्योगिक असंगति भरी सभ्यता को उसकी तीव्रता में पकड़ते हैं, तो दूसरी ओर उन्मुक्त प्रकृति या ग्राम जीवन की किसी छवि, विषमता या व्यथा को व्यंजित करते हैं, या प्रकृति और ग्राम्य जीवन के बिंब लेकर अनुभूति या सौंदर्य का कोई स्वर उभारते हैं। दरअसल इसमें अज्ञे की कई विशेषताएं आ गई हैं जिन पर हम अभी बातचीत भी कर रहे थे। असाध्य वीणा जैसी जटिल कविता लिखी अज्ञे ने। मिथक का जो प्रयोग है वो अपने वहाँ का मिथक नहीं है, बाहर का मिथक है, जिस पर उन्होंने एक कविता उठाई और एक ऐसी कविता लिखी जो बहुउद्धृत कविता है, तमाम विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में लगी हुई कविता है। तो असाध्य वीणा जैसी कविता लिखने वाला व्यक्ति, सांप जैसी कविता लिखने वाला व्यक्ति, हिरोशिमा जैसी कविता लिखने वाला व्यक्ति समाज से विमुख कैसे हो सकता है? इस पर विचार किया जाना चाहिए। नहीं कि अज्ञे यदि अंतर मन में प्रवेश करते हैं तो वो समाज में प्रवेश करने की कला भी जानते हैं। एक साथ एक रचनाकार कई स्तरों पर सक्रिय होता है, अज्ञे इसके एक बड़े उदाहरण है। अज्ञे की भाषा पर भी विचार करते हुए ये देखना चाहिए कि उनके वहाँ जो जटिल काव्यार्थ वाली कविताएं हैं वहाँ भी गजब का प्रवाह है। यानी कि गद्य में जो कविताएं लिखी जाती हैं कई बार उनमें प्रवाह बाधित होता है, कई बार प्रवाह नहीं आ पाता। लेकिन अज्ञे को यदि आप पढ़ रहे हो
तो आप देखेंगे कि वहाँ पर प्रवाह एकदम बाधित नहीं होता है और लगातार मतलब चीज़ें ऐसे आती हैं कि आपको लगता है कि कविता जैसे आपके भीतर प्रवाहित हो गई है। असाध्य वीणा का एक अंश मैं पढ़ता हूँ। राजा रुके सांस लंबी लेकर फिर बोले, मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत, सबकी विद्या हो गई अकारथ दर्पचूर, कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे न साध सका, अब यह असाध्य वीणा ही ख्यात हो गई, पर मेरा अब भी विश्वास है कृक्ष तप वज्र कीर्ति का व्यर्थ नहीं था, वीणा बोलेगी अवश्य पर तभी इसे जब सच्चा स्वर सिद्ध गोद में लेगा। तो ये इस तरह से कविता चलती है, जैसे कि कविता पहाड़ से नदी निकलती है और बहती चली जाती है, तो गद्य में जो बाधा समझ में आती है अज्ञेय के वहां वो बाधा नहीं दिखाई देती है। अज्ञेय की यदि आप प्रेम कविताएं देखें तो यह बात ज्यादा इस पर, यानी कि उनका जब वस्तु पक्ष पर विचार कर रहे हो, आप भाषा पर विचार कर रहे हो, तो देखेंगे कि जितने तरह की विषय की विविधता है, भाषा में भी विविधता है, प्रवाह भी है। प्रेम कविताओं पर यदि आप विचार करें तो आपको दिखाई देगा कि वहां पर उद्दाम लालसा तो है ही, लेकिन उसी के साथ साथ प्रवाह भी है। आज थका ही हारिल मेरा, उनकी एक कविता है। इस सूखी दुनिया में प्रीतम मुझको और कहाँ रस होगा, सुबह तुम्हारी स्मृति के सुख से प्लावित मेरा मानस होगा, ऊषा से ही उड़ता आया पर ना मिल सकी तेरी झांकी, सांझ समय थक चला विकल मेरे प्राणों का हारिल पाखी। इतना ही नहीं, और भी मतलब कई कविताएं हैं जिनकी ओर आप यदि देखना चाहें तो आपको इस तरह का मिलेगा। एक बहुत छोटी सी कविता है उनकी, अद्भुत कविता है, बहुउद्धृत कविता है, और हिंदी की यदि प्रेम कविताओं पर आप कोई बातचीत करें तो आपको यह कविता मील का पत्थर की तरह दिखाई देगी। पानी बरसा। ओ पिया पानी बरसा, घास हरी हुलसानी, माणिक के झूमर सी झूमी मधु मालती, झर पड़े जीते पीत अमल तास, चातकी की वेदना वीरानी, बादलों का हासिया है आस पास, बीच लिखी पात काली बिजली की, कूंजों की डार की आषाढ़ की निशानी, ओ पिया पानी मेरा जिया हर्षा। गौर करें, इसमें आषाढ़ नहीं अषाढ़ शब्द का इस्तेमाल किया है। ओ पिया पानी बरसा। आप देखें, मतलब जैसे लगता है कि आप एक गीत पढ़ने जा रहे हैं और लगभग उसी तरह से ये कविता आपके भीतर प्रवेश भी करती है। तो वस्तु के स्तर पर भी और भाषा के स्तर पर भी ये कविता आपको गहरे प्रभावित करती हुई चलती है। खड़ खड़ कर चल उठे पात, खड़क उठे गात, देखने को आंखें घेरने को बाहें, पुरानी कहानी, ओठ को ओठ वक्ष को वक्ष, ओ पिया पानी मेरा हिया तरसा, ओ पिया पानी बरसा। अद्भुत कविता है। तो ये कई मतलब आप लगातार इनकी जो कविताएं हैं इसको आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं कि अज्ञेय जो हैं वो भाषा के साथ भी ज्यादती नहीं करते हैं, यानी कि भाषा उनके लिए साध्य नहीं है, वो साधन है, और साधन को वो साधन की तरह ही प्रयोग करते हैं। यानी कि कहीं पहुंचना है, उसके लिए कैसी भाषा चाहिए वो उसे चुनते हैं। यानी कि किसी पूर्वग्रह के तहत ऐसा नहीं कि आज तो मैं इसी भाषा में ये कविता लिखूंगा। अज्ञेय ने कई पुराने शब्दों को पुनः हिंदी में जीवित किया। अत्यंत गता शब्द उनकी कविता में आया, जो भवभूत यानी कि महाकवि भवभूत जो संस्कृत, उसके बाद शायद पहली ही बार किसी कवि ने फिर प्रयोग किया था। अत्यंत